मैं गौरीशंकर शर्मा समता विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष अध्याय 16 में मोस्ट जो है आपकी बन रहा है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ऐसे टुकड़ों में से पूछा जाएगा आपसे। तो बेरोजगारी जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार जिसकी व्यक्ति के पास नहीं है वही बेरोजगार है। जिसके पास रोजगार नहीं वो बेरोजगार। परिभाषा के रूप में कोई व्यक्ति सक्षम हो, कार्य की इच्छा रखता हो, सक्षम हो और कार्य की इच्छा रखता हो और उसके प्रति उसके प्रयास हो, उसको अपन कहेंगे बेरोजगार। और ऐसी समस्या को कहेंगे बेरोजगारी। ये जो समस्या बनी हुई है इसी का नाम है बेरोजगारी। तो हमारे देश में ये बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। बेरोजगारी के प्रकारों में अपन देखने को आगे मिलेगा मौसमी बेरोजगारी। इस मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, व्यक्ति को नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। इसमें व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोजगार मिल जाता है और बाकी समय उसको बेरोजगार रहना पड़ता है। बाकी समय उसको बेरोजगार रहना पड़ता है, इसलिए ऐसी बेरोजगारी को अपन कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। कुछ समय के व्यक्ति कार्य करते हैं फिर बैठ जाते हैं, वो कार्य रेगुलर नहीं चल पाता है, इसलिए इसको मौसमी बेरोजगारी का नाम दिया गया है। दूसरा है आपके पॉइंट में संरचनात्मक बेरोजगारी। अब यह संरचनात्मक बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। इसमें अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है, मांग कम होती है, दूसरे क्षेत्र में कहीं मांग बढ़ जाती है, मांग कहीं कम होती है, कहीं इसकी मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार की ये जो बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी को जन्म देती है। अब इसके बाद में आगे अपने पॉइंटों में अपन चलेंगे तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी में क्या होगा, मशीनें अधिक इतनी विकसित हो गई है जो हजारों व्यक्तियों का कार्य एक दिन में संपन्न कर देती है। तो हजारों व्यक्तियों का कार्य संपन्न करने से तकनीकी मशीनें इतनी काफ़ी लोकप्रिय हो गई है कि वो हजारों व्यक्तियों का कार्य एक दिन में संपन्न कर देती है। ऐसी बेरोजगारी को अपन कहेंगे तकनीकी बेरोजगारी। फिर आगे देखिए पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा छिपी और अदृश्य। इसको छिपी हुई बेरोजगारी बोल दो या अदृश्य बेरोजगारी बोल दो। इसको अदृश्य इसलिए क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है, परंतु बेरोजगारी का रूप इसमें देखने को मिलता है। जैसे ये कृषि से संबंधित होती है छिपी हुई बेरोजगारी, और अदृश्य जो बेरोजगारी है कृषि से संबंधित है। इसमें जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उतने वो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा अतिरिक्त अगर व्यक्ति लग जाते हैं, 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और 5 व्यक्ति और लग गए अतिरिक्त, तो उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन वही रहेगा, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो अतिरिक्त व्यक्ति लग गए वो कार्य करते हुए भी बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऐसी बेरोजगारी को कहेंगे अपन अदृश्य बेरोजगारी। और ये अदृश्य बेरोजगारी कृषि से संबंधित है। आगे पॉइंट में आपके समझ में आएगा बेरोजगारी के मुख्य कारण। हमारे देश में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है, तो हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली दी जा रही है वर्तमान समय में वो दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होने के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। यह रोजगार परक शिक्षा नहीं मिलने से बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे देश में जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि जितने कल कारखाने उद्योग लगाए जा रहे हैं उनमें श्रमिकों के आवेदन अधिक हो जाते हैं। तो जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है, और जब सभी को रोजगार नहीं मिलेगा, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है वो बेरोजगार है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या है बेरोजगारी को जन्म दे रही है। अगले पॉइंटों में देखने को मिलेगा कृषि का पिछड़ापन। हमारे देश में जो कृषि की जा रही है वो क्या है, नवीन तकनीकी की जानकारी का अभाव है, किसानों को जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव से जो कार्य किया जा रहा है उसमें हमारे देश में कृषि का पिछड़ापन को जन्म दे रही है, जो बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि भारत में बेरोजगारी के जो कारण है उसको रोकने के महत्वपूर्ण उपायों में देखने को मिलेगा कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो रोजगार परक शिक्षा दी जाए। सभी व्यक्तियों को ऐसी शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ साथ उनके पाठ्यक्रम में रोजगार जैसे स्वरोजगार है, मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, इनको बनाना ऐसी तकनीकी से दी जाए कि शिक्षा के बाद व्यक्ति को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ऐसा करने से ये बेरोजगारी की समस्या अपनी है वो दूर हो जाएगी। अब बढ़ती हुई जनसंख्या है तो इस पर नियंत्रण लगेगा, इस पर जब रोक लगेगी, सरकार भी इसके ऊपर एक्शन लेगी
और सामाजिक जागरूक होंगे। छोटा परिवार, खुशी परिवार का संदेश सब तक पहुंचेगा, लोग जागरूक होंगे। और जब जनसंख्या सीमित मात्रा में होगी, सबको जब रोजगार मिलेगा, जब सबको रोजगार मिलेगा, छोटा परिवार होगा तो सबको रोजगार मिलेगा। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या बाधा डाल रही है, तो सीमित मात्रा में जनसंख्या का होना बेरोजगारी को कम करेगा। इसके बाद है आपके कृषि का जो पिछलापन है, इसमें नवीन तकनीकों का समावेश करेंगे। तो नवीन तकनीकों का कृषि में समावेश होंगे तो उत्पादन भी अधिक होगा, लोगों को पर्याप्त मात्रा में इसमें रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे मनरेगा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, गांवों के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो कार्य करने के इच्छुक हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो इस योजना के माध्यम से, तो इसमें क्या होगा, सरकार के द्वारा नरेगा के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है, इससे बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और भी सरकार के द्वारा स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए, स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। तो जो व्यक्ति इच्छुक होते हैं, सक्षम हो रहे हैं, अपने कार्य को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, अपने रोजगार को काफी ऊंचाई पर लेना चाह रहे हैं, सब सरकार के द्वारा उनको ऋण भी प्रदान किया जा रहा है। अब परीक्षा में इसमें क्या संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण क्यों माना गया है। ये प्रश्न प्रतिवर्ष लगभग टच करता है कि भारतीय जो शिक्षा प्रणाली दी जा रही है उसको दोषपूर्ण क्यों माना जाता है। तो इस हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको दोषपूर्ण इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, इसलिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण कहा जाता है। इसके बाद में देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये कि अदृश्य बेरोजगारी, ये प्रश्न मोस्ट प्रश्न है और इसका परीक्षा में लगभग ये प्रश्न टच करता है और ये प्रश्न आपका गलत हो ही जाता है। अदृश्य का नाम आते ही गलत हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है, जो दृश्य जो दिखाई दी, दृश्य का अर्थ होगा जो दिखाई दे रहा है। ए शब्द लग गया, अदृश्य यानी वो चीज है परंतु अपने को दिखाई नहीं दे रही है और ये कृषि से संबंधित है। इसको इतना ही याद रखना है कि अदृश्य बेरोजगारी कृषि से संबंधित है। इसमें जितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके अलावा व्यक्ति लग जाएंगे। 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 5 पर्याप्त है। किस खेत में कार्य करने के लिए 5 व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में कार्य बिना किसी कठिनाई के कार्य कर सकते हैं। अगर इनमें 5 व्यक्ति और प्लस कर दिए जाएं तो व्यक्तियों की संख्या तो 10 हो जाएगी, परंतु जो इसमें उत्पादन होगा अपने को, जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ेगा। उत्पादन वही रहेगा जो 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उतना ही उत्पादन 10 व्यक्तियों के कार्य करने पर भी उत्पादन की जो मात्रा है वही रहेगी, उत्पादन नहीं बढ़ता है। इसलिए ये कार्य करते हुए भी अदृश्य रूप से बेरोजगार की श्रेणी में ही आते हैं। इसके बाद में आगे देखो आपके इसमें प्रश्न बनेगा, ये युवा वर्ग के सामने, भारतीय बेरोजगारी के सामने सबसे बड़ी समस्या किस वर्ग के सामने है? तो शिक्षित वर्ग है। हमारे देश में जो शिक्षित वर्ग है जिसको अपन शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं, और ये शिक्षित बेरोजगारी है वो युवा वर्ग के सामने है। भारतीय युवा वर्ग के सामने शिक्षित बेरोजगारी सबसे बड़ी बेरोजगारी की चुनौती के रूप में है। और शिक्षित बेरोजगारी क्या है? कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि शिक्षित बेरोजगारी से आपका क्या आशय है? शिक्षित बेरोजगारी, अब इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। शिक्षित बेरोजगारी, जो लोग शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो शिक्षित हो गए हैं, वो भी अपने अथक प्रयासों के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। और जब उनको रोजगार नहीं मिल पाता है तो ऐसे व्यक्ति कौन सी बेरोजगारी की श्रेणी में आएंगे? शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में आएंगे। अथक प्रयास के बाद भी रोजगार का नहीं मिलने पर ऐसी बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में आएगी। इसके बाद में आपके देखने को मिलेगा इसमें आगे चक्रीय बेरोजगारी का एक नाम है, तुम्हारी पॉइंट में आगे है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, तो इस चक्रीय बेरोजगारी में क्या होगा? चक्रीय बेरोजगारी में क्या है? इसमें अर्थव्यवस्था के नियमित रूप से प्रकृति के कारण उतार चढ़ाव आता है। कई वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो वस्तुओं के उतार चढ़ाव के कारण इस बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी की संज्ञा दी है और ये विकसित देशों में अपने को देखने को मिलती है। इसके बाद में पॉइंट में देखो आपके आगे इसमें देखने को मिलेगा
देखो जी बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए एक NSS, कभी कभी परीक्षा में आता है NSSO, ये देकर के छोटे प्रश्नों में प्रश्न पूछ लेता है कि NSSO का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये क्या है? अनुमान लगाने का कार्य करता है कितनी देश में बेरोजगारी की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो ये एक अनुमान लगाने के लिए NSSO है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का नाम है। मुझे विश्वास है आपको जो कुछ जानकारी दी गई है, बताई गई है वो आपके समझ में आई है, और कल इसके आगे मोस्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।